आरएफ, सेल है, गेल है, बीएचईएल है, सब गवर्नमेंट कंपनीज है। लास्ट वाला क्या था? बाहरी क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर। दिस रिफ्लेक्ट फॉरेन इकोनॉमी, of a country related to import, export and movement of capital, हिंदी में लिख लें, यह एक देश की विदेशी अर्थव्यवस्था को दिखाता है। यह एक देश की विदेशी अर्थव्यवस्था को दिखाता है। एक देश की विदेशी अर्थव्यवस्था को दिखाता है जो आयात, निर्यात तथा पूंजी के प्रवाह से संबंधित होता है। आपके देश में एफडीआई आ रही है, देश से बाहर एफडीआई जा रही है, वो सब इसमें आ जाएगा। हाँ, तथा पूंजी के प्रवाह से संबंधित होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो इकोनॉमी है, काम कर रही है। जब भी आप काम करते हो तो आपको क्या होती है? प्रॉब्लम्स होती हैं। बिना प्रॉब्लम वहीं पर होगी जहां आप कुछ करोगे। लोग कहते हैं ना मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम कब होगी? जब आप बहुत कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, और कहते हो आपको लगता है कि दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी वो काम करेगा तो उसके सामने क्या आएंगी? प्रॉब्लम्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 बजे से क्लास चलती है, अपने पूरे दिन को आप मैनेज करके 2 घंटे स्पेयर निकालते हो, उसके पहले 1 घंटे निकालते हो ताकि यहाँ पर टाइम से आ सको, यानी देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक, आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पे लेट भी सकते हो बट बैठे हो, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पे क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी है, गद्दे वद्दे नहीं लगे हैं कि सर आप पेश करो हम हैं, ये नहीं कह सकते। तो देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन सिटिंग इन द क्लास। सो वेन एवर यू डू एनी एक्टिविटी यू फेस प्रॉब्लम्स। तो जब इकोनॉमी इतनी बड़ी सिस्टम काम करे, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आर्थिक समस्या। इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं, इसके 3 प्रारूप होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी में है ये। क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, और किसके लिए करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, इन्हीं को दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या। या एनसीईआरटीज में इसको बोलता है सेंट्रल
प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, नोट कर लो, फिर बात करते हैं। ये समझ में आएगा ना, तो ये समझ में आपको आएगा कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसका मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं, जो टाइप्स बनाते हो वो उसका रीजन क्या है। हम सबके लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है और हम सब इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स, जाने अनजाने में, चाहे सब्जेक्ट के बारे में पता हो या ना हो, सबके दिमाग में इकोनॉमिक्स बाय बर्थ है। जैसे आप यहाँ पर जब एडमिशन लेने आए होंगे तो यहाँ पर सपने दिखाए गए होंगे, मैं कहता हूँ ना, इट्स ए इंडस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। सपने बेचते हैं ना हम लोग, ठीक है, जो जितना बड़ा सपना बेचता है उतना बड़ा बिजनेसमैन है इस फील्ड में। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि केवल सपने ही बेच रहे हैं, ठीक है। रियलिटी इज दैट बेटा, अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली, तो आपके और आईएएस के जो सफ़र में जो आप एम रख के यहाँ पर आए हो, उसमें हमारा और इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन केवल 10% है, बाकी 90% आपकी पोटेंशियल होती है। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बोल रहा मैं, हर जगह अक्रॉस इंडिया में पढ़ाता हूँ, सबके बारे में पता है, सब जगह के बच्चों के बारे में देखा है। जितने भी सिलेक्शंस होते हैं 90% बच्चे का खुद का एफर्ट होता है, लेकिन ये 10% अगर उसको सही मिला तो वो 90% उसका सही होता है। इतना ही अंतर है। गाइडेंस अगर गलत हो गया तो 90% करके भी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। इस नाते यहाँ पर गाइडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इस वजह से आप कोचिंग्स वगैरह में आते हो ताकि आपको एक सही लाइन लेंथ मिल जाए। ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे जो आपने क्लास 10+2 में या ग्रेजुएशंस में ना पढ़ी हो। आप सिलेबस थॉरोली नहीं पढ़ते, कभी सिलेबस आप थॉरोली पढ़ना यूपीएससी का, उसमें जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रेजुएशंस लेवल के होते हैं, और जो ऑप्शनल के क्वेश्चन आते हैं वो पीजी लेवल के होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस। इतना ही अंतर है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो एनसीईआरटी ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी, थोड़ा अपडेशन करंट अफेयर वगैरह है तो वो आपका निकल जाएगा। मेंस में फिर आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा अप टू द ग्रेजुएशन लेवल, और ऑप्शनल्स के लिए जाओगे तो अप टू द पीजी लेवल। यही आपका टेस्ट होता है कि आपने अपना सब्जेक्ट किस हिसाब से, किस तरीके से, किस अप्रोच से पढ़ा हुआ है। यहां हम आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहे, आपका अप्रोच चेक कर रहे हैं। पहली बात, ये फंडामेंटल हमेशा क्लियर रखना। तो जब आप यहाँ पर एडमिशन लेने आए होंगे, तमाम चीज़ें आपको बताई गई होंगी कि आए हो तो आईएएस बना के ही भेजेंगे, भागोगे पकड़ के बना देंगे, ऐसा कहा गया होगा ना सिंपल। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ होगी, सर वो सब छोड़ो, ये बताओ फीस में डिस्काउंट कितना देंगे। सिंपल। कभी कुछ खरीदने जाते हो, खासकर लड़कियां, तो बार्गेनिंग करते हो ना, क्यों करते हो? शॉपिंग करना ऑलमोस्ट सबको पसंद है, जब दूसरे के पैसों से होती है तो अच्छा लगता है। शॉपिंग करने गए हो, मान लो आपको जीन्स खरीदनी है, जो जीन्स आपको पसंद आ रही है उसका दाम है 7,500 रुपये और आपके पास 4,000 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट देखोगे ना उसका। आपकी नज़र एक दीवार पे जाती जहां लिखा होता है बाई 1 गेट 6 फ्री, लूट मचा दोगे। आपको पता है एक कपड़े के दाम में कितने आएंगे, 7 कपड़े घर लेके जाएंगे। सिंपल, ठीक है। यानी आप हर जगह क्या अप्लाई कर रहे हो? इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम सबके लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 2 मूल कारण होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर, संसाधन सीमित है, इच्छाएं असीमित है, ठीक है। अगर हम जैसे फीस में 1,000 रुपये भी बचा लेंगे तो उस 1,000 रुपये से बहुत सारे काम कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा आप इस जगह पर क्या अप्लाई करते हो? जगह जगह इकोनॉमिक्स। मामला क्लियर हो रहा है? तो बेटा इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कंट्री के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। एक देश के सामने क्या समस्याएं आती हैं, उसके 3 प्रारूप सामने आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स है हर इकोनॉमी में, और ये डिसाइड पब्लिक करती है, प्राइवेट सेक्टर करता है या सरकार करती है कि देश में क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके रीजंस में आप लिख लेना, देयर आर 2 बेसिक रीजंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसकी इस समस्या के जो मूल कारण हैं, पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और दूसरा है
वांट्स आर अनलिमिटेड, संसाधन सीमित होते हैं, इच्छाएं असीमित होती हैं। ये दो मूल कारण हैं जिसके नाते हम सबके लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। सरकार के सामने भी सेम समस्या है। बजट में जो सरकार पैसा लेके लाती है तो पैसे कम होते हैं ना, लेकिन ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो सरकार हैज़ टू डिसाइड कि कितना हमें एजुकेशन पे खर्च करना है, कितना डिफेंस पे खर्च करना है, कितने का बिजली बनानी है, कितने का पेट्रोल ले आना है। सरकार डिसाइड करती है, क्योंकि उसके सामने भी कौन सी प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हम सबके लाइफ में कॉमन चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं। पहला लिखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। देखो हर जगह आपको एक चीज मिलेगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है डियर। अब जैसे आपको मान लो प्रोडक्शन करना है, तो आप किस चीज का प्रोडक्शन करो देश में, ठीक है। आपके सामने दो ऑप्शन चलो मैं रख देता हूं। एक आप बना सकते हो ये वाला सामान, या फिर आप देश में क्या बना सकते हो, मान लेते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। एक तो बना सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, दूसरा उत्पादक वस्तुएं बना सकते हैं। जब देश आपका आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बनते उनके सामने यही समस्या थी कि देश में फोकस किस पे करें, रोटी कपड़ा मकान में फंसे रह जाएं या बड़ी इंडस्ट्रीज को फोकस करें ताकि देश का विकास फ्यूचर में हो सके, ठीक है। बहुत सारे लोग नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हो, बट बेटा हर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में आए हैं अपने समय में उन्होंने बेस्ट निर्णय लिए जो देश के लिए था। ये तो हमारा लक है। कुछ एक को अगर छोड़ दे तो, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, बट ऑलमोस्ट जितने भी है बेस्ट। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लो, इंदिरा गांधी की बात कर लो, या नरेंद्र मोदी की बात कर लो, इवन प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इन सब की बात कर लो, अपने समय के बेस्ट थे। तो नेहरू जी का एक एम था कि देखो भारत एक तो बड़ी मुसीबत से आज़ाद हुआ है, अंग्रेज इस देश को गरीब छोड़ के गए थे, इलिटरेसी चारों तरफ है, खाने को लोगों के पास अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। ऐसे गरीब देश को, ठीक है, दुनिया के साथ किस तरीके से खड़ा कर दें। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, चाहे 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, ठीक है, सूखा 2 साल का, 47-48 में पाकिस्तान ने इंडिया पे चढ़ाई कर दी थी, उसके बाद भी तमाम प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका देश आज इस स्थिति में है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रीजन इज व्हाट, कि हमने सही टाइम पे सही निर्णय लिए। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप टी शर्ट बना रहे हो ताकि लोग कपड़े पहन सकें। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब टी शर्ट बनाने के लिए आप क्या बना रहे हो? मशीन बना रहे हो, ताकि फ्यूचर में जो डिमांड बढ़े उसको हम पूरा कर सकें। जब भी देश में आप प्रोड्यूसर गुड्स बनाओगे तो फ्यूचर की डिमांड को पूरा करेगा, और जब भी कंज्यूमर गुड्स बनाओगे तो ये प्रेजेंट डिमांड को पूरा करेगा। अब आपको डिसाइड, आपके पास रिसोर्स वही है, पैसा उतना ही है, कौन सा चीज बनाएंगे। तो ज्यादातर जो नेहरू जी ने फोकस किया वो किसको किया? यहां पर प्रोड्यूसर गुड्स को। हैवी इंडस्ट्रीज लगाई, बेसिक इंडस्ट्रीज लगाई, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, ये सब लगाया देश में। बड़ी मशीनरी का जो इंपोर्ट था देश में उसको कम किया। रिपोर्ट्स, अभी हिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, विपिन चंद्रा उठा के कभी पढ़ना इंटरेस्ट के लिए, उसमें लिखा हुआ है पूरा कि किस तरीके से हमारे देश में 90% मशीन बाहर से आती थी, केवल 20 साल में हमने इसको घटाकर 4% पे कर दिया। अपने देश में हम सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिए, अपनी इकोनॉमी को हमने क्लोज